नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं हूं आपके साथ राहुल सौमित्र। खबरों के महा बुलेटिन न्यूज डिकोड खबर A to Z में आपका बहुत स्वागत करता हूं, क्योंकि जरूरी है खबरों के पीछे की खबर को समझना, खबरों के पीछे की खबर को लेना। तो चलिए शुरू करते हैं आज का न्यूज डिकोड। तो बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर से। डरा धमकाकर या लालच देकर धर्म परिवर्तन को सुप्रीम कोर्ट ने गंभीर मामला बताया है। एक याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने यह कहा है कि जबरन धर्मांतरण न सिर्फ धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के खिलाफ है, बल्कि देश की सुरक्षा के लिए भी खतरा हो सकता है। जस्टिस M.R. शाह और हिमा कोहली की बेंच ने जबरन धर्मांतरण के खिलाफ केंद्र सरकार को सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। साथ ही कानून की मांग को लेकर दायर याचिका पर 22 नवंबर तक जवाब दाखिल करने को भी कहा है। मामले की अगली सुनवाई 28 नवंबर को होगी। जबरन धर्म परिवर्तन को लेकर एडवोकेट अश्वनी उपाध्याय ने याचिका दायर की थी। याचिका में धर्म परिवर्तनों के ऐसे मामलों को रोकने के लिए अलग से कानून बनाए जाने की मांग की गई है। केंद्र की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने यह कहा कि धर्म परिवर्तन के ऐसे मामले आदिवासी इलाकों में ज्यादा देखे जाते हैं। इस पर कोर्ट ने उनसे पूछा कि अगर ऐसा है तो सरकार क्या कर रही है। इसके बाद कोर्ट ने केंद्र से कहा कि इस मामले में क्या कदम उठाए जाने हैं, उन्हें साफ करें। कोर्ट ने यह भी कहा कि संविधान के तहत धर्मांतरण कानूनी है, लेकिन जबरन धर्मांतरण कानूनी नहीं है। यानी आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिए हैं। तो न्यूज डिकोड में आगे बढ़ेंगे। आज आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने जशपुर का दौरा किया, जहां उन्होंने दिलीप सिंह जूदेव की प्रतिमा का अनावरण किया। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, वो आप हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। तस्वीरें छत्तीसगढ़ के जशपुर की है, जहां आज मोहन भागवत ने दौरा किया। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने पूर्व केंद्रीय मंत्री दिलीप सिंह जूदेव की प्रतिमा का अनावरण किया। इसके साथ ही रणजीता स्टेडियम में जनसभा को संबोधित भी किया। भारत के सभी धर्म भारत को यहाँ के कृषकों ने और वनवासियों ने दिए हैं। उस धर्म का गौरव, जनजातीय धर्म गौरव, जनजातीय लोगों का गौरव, ये इसीलिए भारत का गौरव। मोहन भागवत के छत्तीसगढ़ प्रवास पर एक बार फिर से बयानबाजी देखने को मिली। कांग्रेस ने मोहन भागवत का स्वागत तो किया, पर इसके साथ ही कुछ इस तरह की प्रतिक्रिया भी दी। मोहन भागवत जी छत्तीसगढ़ आए, उनका स्वागत है, बशर्ते यहाँ सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने का प्रयास ना करें। मगर भारतीय जनता पार्टी का और आरएसएस का हिडन एजेंडा होता है फूट डालो राज करो की नीति। तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी ने कांग्रेस के बयान पर पलटवार किया। कांग्रेस न संघ को समझती है, न उनके सिद्धांत को समझती है, राष्ट्रवाद को समझती है, देश की एकता और अखंडता की उनको चिंता नहीं है। इसके पहले भी जब मोहन भागवत ने रायपुर का दौरा किया था, तब भी कांग्रेस बीजेपी के बीच जमकर बयानबाजी देखने को मिली थी। तो खबर आपने देख ली। मोहन भागवत के दौरे के बहाने सीएम भूपेश बघेल ने धर्मांतरण का मुद्दा उठाया। सुनिए सीएम साहब ने क्या कुछ कहा। कोई सिख होगा जहां निवास करेगा तब तो गुरुद्वारा बनेगा। तो उसी प्रकार से 15 साल के कार्यकाल में सबसे ज्यादा चर्च बने हैं। तो लगातार इस पर बड़े मामले सामने आ रहे हैं और यह भी आ रहा है कि आखिरकार ये मुद्दे क्यों उठ रहे हैं। सवाल यह भी उठता है कि आखिरकार मोहन भागवत का जशपुर दौरा इतना अहम क्यों है। क्यों सीएम भूपेश बघेल ने चर्च निर्माण का मुद्दा उठाया, इसीलिए हमने इसे डिकोड किया है। चलिए डिकोड आपके लिए करते हैं। आज मोहन भागवत ने दिलीप सिंह जूदेव की प्रतिमा का अनावरण किया। जूदेव की एक अलग शख्सियत थे। जूदेव अपने मिशन घर वापसी के लिए जाने जाते हैं। जूदेव आदिवासियों के धर्मांतरण के सख्त खिलाफ थे। जूदेव का मिशन घर वापसी आज भी चल रहा है, जिसे उनके मझले बेटे प्रबल प्रताप सिंह लीड करते हैं। मोहन भागवत का जशपुर दौरा इसलिए अहम था
क्योंकि जसपुर बेल्ट आदिवासी समुदाय के ईसाई धर्म में परिवर्तन के लिए बदनाम रहा है। तो अगली अहम खबर मध्य प्रदेश से है, जहां बीजेपी का ऑपरेशन लोटस को अंजाम देने के आरोप लग रहे हैं। चर्चा है कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कांग्रेस के विधायकों को तोड़कर बीजेपी में शामिल कराया जा सकता है। एमपी में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर जमकर सियासत देखने को मिल रही है। अगले साल एमपी में चुनाव हैं और कांग्रेस को आशंका है कि भारत जोड़ो यात्रा के एमपी में कांग्रेस में टूट हो सकती है। इसका संकेत बीजेपी नेताओं के बयान से मिल रहा है। स्वयं लोग कांग्रेस छोड़कर पूरे देश में जा रहे हैं और उसी तरह की परिस्थितियां मध्य प्रदेश में भी है और इससे कांग्रेस भयभीत है। जो लोग आए उन्होंने कहा कि हमको लगता है कि देश के लिए कुछ करना है, समाज के लिए कुछ करना है, तो हम कांग्रेस के अंदर नहीं कर सकते। कांग्रेस के हालात एक परिवार तक सिमट करके रह गए। तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने ये कहकर सबको चौंका दिया है कि बीजेपी के कई विधायक उनके संपर्क में हैं। भाजपा के बहुत सारे विधायक कांग्रेस के संपर्क में हैं, वो तो रहेंगे जो सोचते हैं जिनको टिकट नहीं मिलेगी, पर हम अपने संगठन को ही प्राथमिकता देंगे। आपको बता दें कि 20 नवंबर को भारत जोड़ो यात्रा बुरहानपुर से मध्य प्रदेश में प्रवेश करेगी। तो मध्य प्रदेश में ऑपरेशन लोटस हो सकता है। तो सवाल यह है कि कांग्रेस ऑपरेशन लोटस को फेल करने के लिए क्या करने वाली है। चलिए इसे भी हमने आपके लिए डिकोड करता है, आपको समझाते हैं। मध्य प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा से पहले कांग्रेस ने प्लान तैयार किया है जिससे कांग्रेस विधायक एकजुट रहे। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने अपने सभी 95 विधायकों को निर्देश दिए हैं कि भारत जोड़ो यात्रा के पहले दिन यानी 20 नवंबर को सभी विधायक करौली गांव में मौजूद रहे। करौली वही गांव है जहां से राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश में एंट्री करेगी। यह बुरहानपुर का पहला गांव है। मध्य प्रदेश कांग्रेस की कोशिश यह है कि सभी विधायकों को बुलाकर एकजुटता का इसी बहाने संदेश दिया जाए। कांग्रेस का मकसद यह भी है कि एकजुटता के साथ साथ राहुल गांधी की यात्रा का भव्य स्वागत किया जाए। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी की राष्ट्रपति चुनाव में क्रॉस वोटिंग करने वाले 19 विधायकों पर पैनी नजर है। इनमें से कुछ विधायकों को अपने पाले में लाने की कोशिश की जा रही है। राहुल गांधी की यात्रा के दौरान उन्हें बीजेपी में शामिल कराकर भारतीय जनता पार्टी एक बड़ा संदेश देने की कोशिश भी कर रही है। तो आगे बढ़ेंगे खबरों में। आज जैसा कि आप जानते हैं बाल दिवस है, यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू का आज जन्मदिन है। आज एनएसयूआई के चिंतन शिविर में सीएम भूपेश बघेल ने कार्यकर्ताओं को कुछ नसीहत दी है। वो नसीहत है क्या, आपको अपनी रिपोर्ट में दिखाते हैं। आज पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्मदिन है और इस मौके पर राजधानी रायपुर में एनएसयूआई का उदय शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम भूपेश बघेल ने भी शिरकत की। जहां सीएम भूपेश बघेल ने एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। सीएम भूपेश बघेल ने पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में कहा कि नेहरू को मुसलमान बना दिया गया है। ये तो नेहरू जी को मुसलमान बना दिया है, पंडित जवाहरलाल नेहरू इसको मुसलमान बना दिया। यही नहीं, सीएम भूपेश बघेल ने एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं को नेहरू गांधी के विचारों को जानने के लिए इतिहास पढ़ने की भी सलाह दी। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि नेहरू के जन्मदिवस के दिन सीएम ने नेहरू के खिलाफ फैलाई जाने वाली भ्रामक बातों का खंडन करने का बीड़ा उठाया है। अब ऐसे में आपके मन में भी सवाल उठ रहा होगा, और जाहिर सी बात है उठना भी चाहिए, कि आखिरकार सीएम भूपेश बघेल को पंडित नेहरू के बारे में होने वाली कथित चर्चा पर आपत्ति है और सीएम भूपेश बघेल चाहते हैं कि काउंटर किया जाए। तो सवाल यह है कि आखिर इसकी वजह क्या है। चलिए इसे डिकोड कर लेते हैं। विपक्षी खासकर बीजेपी पंडित जवाहरलाल नेहरू के माध्यम से अक्सर कांग्रेस को असहज करती है। बीजेपी पंडित जवाहरलाल नेहरू की नीतियों की आलोचना करती है। कश्मीर पर नेहरू की नीति की बीजेपी सबसे ज्यादा आलोचना करती है। इसके साथ चीन पर नेहरू की नीति पर भी बीजेपी अक्सर सवाल उठाती है, आप उसे सुनते भी होंगे। इसके साथ ही सोशल मीडिया पर नेहरू के निजी जीवन पर हमले होते ही रहते हैं। ऐसे में सीएम भूपेश बघेल का यह कहना कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं को आरोपों का मुकाबला करना चाहिए, बिल्कुल सही फैसला लगता है। एक बात और जो जरूरी है करनी, वो ये है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू
आजादी के जंग में उन नायकों में है जिन्होंने देश को आजाद कराने में बड़ी अहम भूमिका निभाई थी। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं खबरों में। कांग्रेस की राज्यसभा की सांसद है जिनका नाम रंजीत रंजन है, उनके बयान पर हंगामा मचा है। बीजेपी को कांग्रेस का हमला करने का मौका मिल गया है। आखिरकार मामला क्या है पूरा, पहले आप वो देखिए फिर पूरी बात करते हैं। नक्सलवाद पर राज्यसभा सांसद रंजीत रंजन के बयान पर पखेड़ा खड़ा हो गया है। रंजीत रंजन ने कहा था कि नक्सली हमसे अलग नहीं हैं। देश में कुछ लोग भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं। नक्सलियों का कुछ लोग मिसयूज कर रहे हैं। बयान पर हंगामा मचना तय था और मचा भी। बीजेपी ने रंजीत रंजन के बयान को साजिशन दिया बयान बताया कि भानु प्रतापपुर में अभी उपचुनाव है और इस दरमियान वहां पर राज्यसभा सांसद का दौरा और नक्सलवादियों के समर्थन में इस प्रकार का बयान कहीं चुनाव को प्रभावित करने के लिए, नक्सलवादियों को खुश करने के लिए तो नहीं दिया। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस इस मामले में बेहद सावधान नजर आई। देखिए, भारतीय जनता पार्टी भी कई अवसरों पर ऐसे बयान दिए हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए इस ढंग से मुद्दे उछाल रहे हैं। दरअसल नक्सलवाद प्रभावित भानु प्रतापपुर में उपचुनाव होने वाले हैं और सारी बयानबाजी इसी चुनाव के मद्देनजर हो रही है। देखना होगा कि इन बयानबाजियों का किसे कितना लाभ होता है। तो सवाल ये उठता है कि रंजीत रंजन को ऐसा बयान क्यों देना पड़ा कि नक्सली भी हमारी तरह ही है। इसका जवाब तो रंजीत रंजन ही बेहतर दे पाएंगे। बात चूंकि नक्सलियों की हो रही है तो आज देश में नक्सलवाद की क्या स्थिति है, चलिए इसे डिकोड कर लेते हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक देश में माओवादी हिंसा में काफी कमी आई है और यह खतरा अब लगभग 45 जिलों में है। हालांकि देश के कुल 90 जिलों को माओवादी प्रभावित माना जाता है और यह मंत्रालय की सुरक्षा संबंधी व्यय यानी SRE योजना के अंतर्गत आते हैं। नक्सल समस्या को वामपंथी उग्रवाद यानी LWUI भी कहा जाता है। यह समस्या 2019 में 61 जिलों में और 2020 में 45 जिलों में देखी गई। देश में 2015 से 2020 तक वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में विभिन्न हिंसात्मक गतिविधियों के कारण लगभग 380 सुरक्षाकर्मी, 1000 असैन्य नागरिक और 900 नक्सली मारे गए। आंकड़ों में यह कहा गया है कि इसी अवधि के दौरान कुल 4200 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण भी किया है। तो अब जो खबर है वो गुजरात से है, जहां विधानसभा चुनाव से पहले सभी पार्टी जी जान से जुटी हुई हैं। इसी क्रम में AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी भी गुजरात पहुंचे, जहां उन्हें कुछ मुस्लिम युवकों ने काले झंडे दिखाए। देखिए रिपोर्ट। इन तस्वीरों को देखिए। ओवैसी मंच पर हैं और जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। तभी वहां मौजूद कुछ लोग मोदी मोदी के नारे लगाने लगते हैं। कुछ लोग उन्हें चुप करवाते हैं। इस दौरान भीड़ में खड़े युवक ओवैसी को काले झंडे भी दिखाते हैं। साथ ही AIMIM चीफ के विरोध में ओवैसी वापस जाओ के नारे लगने लगते हैं। दरअसल गुजरात विधानसभा चुनाव के चलते AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी गुजरात दौरे पर हैं। इस दौरान ओवैसी ने सूरत के रुदरपुरा में चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे। तभी वहां मौजूद कुछ मुस्लिम युवकों ने उनका विरोध किया। इसके अलावा मोदी मोदी के नारे भी लगाए। गुजरात चुनाव को लेकर जहां बीजेपी, कांग्रेस और आप जी जान से जुटी हुई है, तो वहीं AIMIM भी पूरी ताकत झोंके हुए हैं। बता दें कि गुजरात विधानसभा के लिए 2 फेज में वोट डाले जाएंगे। 1 दिसंबर को 89 सीटों पर और 5 दिसंबर को 93 सीटों पर वोटिंग होगी। नतीजे 8 दिसंबर को यानी हिमाचल विधानसभा चुनाव के साथ ही आएंगे। न्यूज डिकोड को दूसरे चैनल से आपने 2 गुना देखा, यानी अब हमारा कंपटीशन हमसे खुद से है। आप ये प्यार हमारे साथ बनाए रखिए। आज के लिए मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार, शुभ रात्रि।